हाँ तो बेटा बात कर रहे हैं हम किस चीज की, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज की। लेसन नंबर 2 उठाया अभी हमने, यूनिट एन मेजरमेंट। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता क्या है आपका, पहला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकेंड। जरा ध्यान दो सारे बच्चे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, और ये जो पाई है इसकी वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। बात एक ही है, सॉल्व करोगे 22/7 को तो 3.14 आएगा। ठीक है, ये रेडियन में आपकी वैल्यू। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 5/180 रेडियंस। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आता है 1.74 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। खत्म कहानी। अब ये 1 मिनट कितना होता है, 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री। 1/60 डिग्री, 1 डिग्री था 1.74 इंटू 10⁻⁻2, उसको 60 से डिवाइड किया, आया 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। फिर आता है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड होता है 1/60 मिनट या 1/60 ऑफ 60 डिग्री। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। खत्म कहानी। तो यहां पर मैंने 1 डिग्री, 1 रेडियन, 1 डिग्री, 1 मिनट और एक ठीक है। तो यहां पर हमने बात करी है 1 डिग्री की, 1 मिनट की और 1 सेकेंड की। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। पहले अर्थ बना लो, ये अर्थ है। अर्थ से मैं मून को ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है, अब ये डिस्टेंस है, ये मून है, ये अर्थ है। ये अर्थ का डायमीटर, अर्थ के डायमीटर की लेंथ देखो पहले आप, बेस लाइन बी। क्वेश्चन में देखते हैं गिवन है कि नहीं। ये है एस। अगर कोई पूछे एस क्या है तो ये मून के ऑर्बिट का रेडियस है। मून का एक और नाम होता है ल्यूना, और उसके ऑर्बिट को ल्यूनर ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये ल्यूनर ऑर्बिट का रेडियस है। ठीक है, अब इस एस को निकालना है। अगर मैं इसको एंगल कहूं, ये एंगल जाना जाता है एंगुलर डायमीटर ऑफ अर्थ। क्योंकि अर्थ के बिल्कुल सामने बन रहा है, अर्थ के डायमीटर के सामने एंगुलर डायमीटर ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब जब मैंने इन सब चीजों को देखा तो एक फॉर्मूला बना, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, जो भी थोड़ी देर पहले बताया था। थीटा आर्क है बी, यहाँ पर रेडियस है यहाँ पे एस। मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन बताएगा। आओ, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। द एंगल थीटा इज सबटेंडेड बाय मून इज 1 डिग्री 54 मिनट। आपको एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे जो एंगल है बेटा आपको वो दिया हुआ है।
देखते क्या है एंगल। 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री का मतलब समझते हो आप? 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। अभी पीछे बताया था। तो ये हो गए 114 मिनट। हर एक मिनट में 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन होते। ठीक है। तो यहां पर आपके पास एंगल आ गया, वो भी रेडियन में। खत्म कहानी। एंगल आ गया। और क्या दे रखा है? गिवन दैट द डायमीटर ऑफ अर्थ इज दिस। बेस लाइन दी हुई है आप क्वेश्चन के हिसाब से। आपको बेस लाइन दी हुई है, तो आपको निकालना क्या है? एस। बेस लाइन विच इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। ये आपको गिवन है, याद रखना। तो क्या करें? एस निकाल लो, बेस लाइन बाय थीटा करके। क्वेश्चन खत्म। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? सन्स एंगुलर डायमीटर। इसका मतलब सन के डायमीटर के सामने, ये सन है, ये इसका डायमीटर है, इसके सामने जो एंगल बन रहा है वो सन का एंगुलर डायमीटर है ये। ठीक है। ये अर्थ से कोई देख रहा होगा सन को। अगर कोई आदमी अर्थ से सन को देख रहा है तो जो उसके टेलीस्कोप पे एंगुलर डायमीटर बनता है वो बनता है 1920 सेकेंड का, 1920 सेकेंड का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल दिया है आपको 1920 सेकेंड। इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 4.91 इंटू 10 की पावर -6 रेडियंस। कर दिया मल्टीप्लाई। मेरे पास एंगल आ गया। द डिस्टेंस डी बिटवीन अर्थ एंड सन इज, वो मैं जानता हूं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। उसको इसने ये दे रखा है। ठीक है। 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। डिस्टेंस डी, जिसको मैं डी कह लो या एस कह लो, एक ही बात है, हम एस लिखते हैं। 1.496 10 की पावर 11 मीटर। थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। भाई एस नहीं, रेडियस है। तो रेडियस दिया है, थीटा दिया है, एस निकालना है। एस क्या है? ये। इसको एस कहो, डायमीटर ऑफ सन कहो, या बेस लाइन कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब कोई बच्चा कहे कि भैया हम तो ज्यादातर इसको बेस लाइन देखते हैं, तो बेस लाइन कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो बेस लाइन निकालना है आप। तो बेस लाइन कितना होगा? थीटा इंटू आर। क्वेश्चन खत्म। ये बिल्कुल वो क्वेश्चन है जिनमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना और आपका काम खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। वी मेजर दैट पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड हो सकता है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट, जिसमें हमें अलग अलग रीडिंग दी है। देखते हैं क्या है। अब रीडिंग क्या क्या है आपकी? 2.63, दूसरी रीडिंग 2.56, तीसरी 2.42, चौथी 2.71 और पांचवी 2.80 सेकेंड। ये रीडिंग्स दिया आप। इन रीडिंग्स पे सबसे पहला काम क्या करना है आपको? वो कहता है सारे एरर बताओ। पहला एरर है मीन एरर। मीन एरर में हम कुछ नहीं करते, सिर्फ एवरेज निकालते। एवरेज। हो गई एवरेज। ठीक। एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या किया जाता है? एब्सोल्यूट एरर जिसे हम डेल्टा एम से दिखाते हैं, उसमें भी हम एवरेज निकालते हैं, लेकिन डेल्टा रीडिंग्स, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5। अब ये डेल्टा A1 होता क्या है? ये होता है मीन एरर माइनस A1।
डेल्टा A2 क्या होता है? मीन एरर माइनस A2। ऐसे ही डेल्टा A5 होता है मीन एरर माइनस A5। मेरे पास 5 रीडिंग आ गई। याद क्या रखना है, ये रीडिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव आ भी रही है तो उसको पॉजिटिव करना है आप। ठीक है अंजलि, आ गई 5 रीडिंग, पांचों का मीन निकाल दो, आपके पास डेल्टा AM आ जाएगा। अब रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर होता है डेल्टा AM डिवाइडेड बाय AM, यानी कि जो अभी एरर का आपने मीन निकाला था डिवाइड बाय मीन वैल्यू। फिर आता है परसेंटेज एरर, वो होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई में 100। एक बार इसको पूरे को देख लो। यहां उसने कहा था कैलकुलेट करो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, सारे एरर निकाल डाले हमने। क्लियर? आगे देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2.8 कहता है दो टेम्परेचर है। पहले आप इसकी बात को समझो क्या कह रहा है। दो टेम्परेचर है T1 और T2। दोनों टेम्परेचर की वैल्यू देखो, 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा? चेंज इन टेम्परेचर वो आएगा 50 माइनस 20। खत्म कहानी। उसने कहा है बताओ चेंज इन या डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या होगा, और उनके एरर में भी। तो ये तो आपका आया 30 डिग्री सेल्सियस, और चेंज इन एरर क्या आएगा? 0.5 माइनस 0.5, लेकिन एरर का भी माइनस नहीं होता इसलिए ऐड कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस। अब जिस बच्चे ने एरर बिल्कुल भी नहीं देखा, जरा वो ध्यान दे, हमें इन चीजों को समझते कैसे। जब भी कोई रीडिंग लिखी जाती है, जैसे मान लो मैंने T1 लिखा है और उसकी वैल्यू लिखी है 50 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी वैल्यू है, और जो पीछे लिखा है वो इसका एरर है। एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, सिर्फ ऐड होते। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे वैल्यू है ये 20 और 50, ये वैल्यू है। और एरर क्या है? ये 0.5 और ये 0.5। तो वैल्यू को आपने सब्ट्रैक्ट किया, होती है वैल्यू सब्ट्रैक्ट। एरर को आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे। अब मेरी बात सुनो, आपके पास जो चेंज इन टेम्परेचर आया, जो चेंज इन टेम्परेचर आया, अभी ऊपर हमने T1 T2 से लिखा है, मैं उसको कैपिटल T से दिखा रहा हूँ, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर यानी कि कैपिटल T क्या है? 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन ने नहीं पूछा है, मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं। कोई आपसे पूछे इसमें मीन वैल्यू क्या है? 30, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 1, और रिलेटिव एरर कितना है? रिलेटिव एरर है 1 डिवाइडेड बाय 30, यानी कि एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। जरा इस बात को समझो। ठीक है, तो ये बात हुई आपके एग्जांपल नंबर 2.8। अगला क्वेश्चन पकड़ने जा रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर 2.9। यहां वो कहता है कि हम जानते हैं, हाँ छोटी क्लास 10th में पढ़ा हमने, कि रेजिस्टेंस होता है V बाय I। ये डिवाइड का फॉर्मूला है, तो डिवाइड के लिए एरर का ये फॉर्मूला लगता है, डेल्टा R बाय R इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय R। खत्म कहानी। अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। यहाँ पर उसने क्वेश्चन में V की वैल्यू दी है 100 प्लस माइनस 5। यहाँ पे 100 क्या है? वैल्यू, और प्लस माइनस 5, और ये 10 प्लस माइनस 0.2, 10 वैल्यू है, 0.2 एरर है। इन वैल्यूज को पुट करना चालू करो। 5 बाय 100, 0.2 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ से डेल्टा R बाय R आएगा।
7/100। परसेंटेज एरर कितना आएगा इसमें? 7/100, यानी कि रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई में 100। क्वेश्चन खत्म। ठीक, ये था आपका एग्जांपल नंबर 9। आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। 2 रेजिस्टर्स, यहां हमारे को 2 रजिस्टर थे, R1 और R2। ठीक है, 100 ओम प्लस माइनस 3, फिर मिल गई 100 वैल्यू है और 3 एरर है। 200 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, तो वैल्यू और एरर तो मिल गए। फिर वो कहता है इनको सीरीज और पैरेलल में सॉल्व करो। तो आपको पता होना चाहिए 10th क्लास में हमने पढ़ा था सीरीज का फॉर्मूला। क्या था वो सीरीज का फॉर्मूला, जरा ध्यान देते हैं। एक मिनट रुको। सीरीज, सीरीज में हम सिंपल ऐड करते हैं, R1 प्लस R2, 100 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 300। हाँ बेटा, आए पैरेलल में ये पैरेलल है, 1/100 प्लस 1/200, ये बनेगा आपका 3/200। सॉल्व करने पे आपका R पैरेलल आएगा 66.6 ओम। ठीक है, R सीरीज मिल गया, R पैरेलल मिल गया, कोई दिक्कत? अब डेल्टा R सीरीज, डेल्टा वैल्यूज कितनी है? 3 और 4, और सीरीज तो ऐड हो रहा था, ये भी ऐड होंगे, 3 प्लस 4 7। अगर सीरीज सब्ट्रैक्ट भी हो रहा होता तो भी ऐड ही होता, ऐड और सब्ट्रैक्ट में तो सिर्फ यही होते। अगला, डेल्टा R पैरेलल निकालना हो तो क्या करोगे? उसके लिए एनसीईआरटी ने एक फॉर्मूला दिया है, जरा ध्यान दो। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में गिवन है, मैं इसको लिखता हूं नीचे। डेल्टा R पैरेलल बाय R पैरेलल, डेल्टा R1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, डेल्टा R2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे डेल्टा R पैरेलल क्या है, वही तो निकालना है, और R पैरेलल अभी ऊपर निकाला था 66.6। डेल्टा R1 कितना है? 3, और डेल्टा R2 4। R1 की वैल्यू 100 और दूसरे की, ठीक है। देखो जरा इस क्वेश्चन को, थोड़ा टाइम लो, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है अब तक का। इसके बाद बारी आती है इस क्वेश्चन, फाइंड द रिलेटिव एरर इन z इक्वल्स टू, ये z की एक वैल्यू दी है, इसका रिलेटिव एरर निकालो। पहले आप एक बात समझ लो, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, वही आपका लॉग वाला फॉर्मूला। तो ये बनेगा डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू 4 डेल्टा a बाय a प्लस 1/3 डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c। अब डिवाइड की चीज तो माइनस में होती है, लेकिन मैंने यहाँ प्लस में क्यों लिया है? एरर हमेशा पॉजिटिव होता है। प्लस 3/2 डेल्टा d बाय। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। इसी क्वेश्चन का हम इस्तेमाल करेंगे किसमें, जब हम बात करेंगे आपसे अगले क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13। उस क्वेश्चन में भी हम इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, बस उसमें परसेंटेज निकाल। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक काम करो, अगले क्वेश्चन से पहले एक बार ये 2 क्वेश्चन देखो, फिर मैं आगे चलता हूं। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है? द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। ठीक है, उसकी लेंथ मेजर की गई है 20 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm। इसका मतलब बताता हूं मैं आपको। ये जो बोला है ना इसने, नोन टू 1 mm, ये एरर है। दूसरी बात, 1 mm का मतलब होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी लेंथ जो बनी वो बनी है 20 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड 100 ऑसिलेशन के लगते हैं 90 सेकेंड। किससे किया जाता है? एक रिस्ट वॉच से, जो 1 सेकेंड कम से कम मेजर करती है। ये मिनिमम वैल्यू जो होती है, ये भी एरर होता है। तो जो टाइम पीरियड है बेटा वो कितना है? 90 सेकेंड प्लस माइनस
1 सेकेंड। अब यहाँ दो बातें पता चली, ये लीस्ट काउंट है, जो लीस्ट काउंट है वो भी एक एरर होता है। इसका मतलब इससे छोटी वैल्यू इसमें काउंट नहीं की जा सकती। आपकी घड़ी में 1 सेकेंड से कम का टाइम मेजर नहीं किया जा सकता, ये एक एरर है, ये एक गलती है। तो हमारे पास लेंथ आ गया, हमारे पास टाइम आ गया, और क्या चाहता है वो हमसे, व्हाट इज एक्यूरेसी इन जी, जी में एक्यूरेसी चाहता है। ऊपर उसने खुद ही ने फॉर्मूला दे रखा है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर L/G एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक, अब मेरी बात सुनना और समझना। आप जानते हो पावर आगे आ जाती है जब हम एरर निकालते हैं, 2 डेल्टा T/T बनेगा। कांस्टेंट का एरर वैल्यू में कोई काम नहीं होता। डेल्टा L/L प्लस डेल्टा G/G, ये फॉर्मूला बना है इसका। अब मुझे किस में निकालना है, डेल्टा G/G। तो डेल्टा G/G क्या निकला, 2 डेल्टा T/T माइनस डेल्टा L/L। ठीक है, फिर वही एरर तो कभी सब्ट्रैक्ट होता नहीं, इसलिए ऐड हो गया। आगे, अब डेल्टा जी कितना है नहीं पता, जी कितना है मैं जानता हूँ 9.8, इजी करने के लिए आप इसको 10 भी ले सकते हो। 2 डेल्टा टी कितना है क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, ऊपर 1 और 90। डेल्टा एल कितना है 0.1 और 20। इससे आपका डेल्टा जी आ जाएगा। डेल्टा जी एब्सोल्यूट एरर है, और अगर डेल्टा G/G निकालना हो तो वो रिलेटिव एरर है, और परसेंटेज एरर निकालना हो तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप लिखोगे, जो डेल्टा जी अभी हमने वैल्यू निकाली उसको डिवाइड कर दो जी से, यानी कि 9.8 से, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ठीक है, वैसे इसने मांगा जो है वो परसेंटेज एरर ही है, एक्यूरेसी मांगी ना, एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, वो परसेंटेज एरर ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय 7.203। ये एक क्यूब की साइड है। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया, तो पहले आप बताओ कि क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, जानते हो? देखो, कभी भी किसी चीज का सरफेस एरिया निकालना हो तो उसकी सरफेस देख लो। यहाँ पे 6 स्क्वायर पीस होते हैं क्यूब में, कितने पीस होते हैं, 6 स्क्वायर पीस। एक स्क्वायर पीस ए स्क्वायर होता है, जानते हो एरिया, तो 6 का कितना हो जाएगा, खत्म कहानी। अब वो कहता है पहले इसको निकालो और वॉल्यूम निकालो, वो होता है ए का क्यूब। फिर बताओ सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगी। अब मैं यहाँ पर देखूं तो ए स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर करने पर 49 तो आएगा, क्या आएगा, फिर 49 का 6 टाइम करूंगा तो कितना आएगा, 4 6 24, 240 के आसपास आएगा। तो मुझे डेसिमल से पहले ही 3 वैल्यू दिखाई दे रही है, 3 तो ये काउंट करनी है और 3 पीछे की काउंट करनी है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी दिखाई दे रही है आंसर की, 6 सिग्निफिकेंट। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो यहाँ पर क्यूब करना है, 7 का क्यूब करूंगा तो भी कितना आएगा, 7 7 से 49, फिर वो 3 तक चला जाएगा, इसकी भी 6 सिग्निफिकेंस। बात को समझना पहले मेरी, पहले तो हमने इसकी सिग्निफिकेंस फिगर निकाली, वो 6 निकल रही है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करूंगा। राउंड ऑफ क्यों करूंगा, जहां तक डेसिमल होता है, राउंड ऑफ करने के बाद डेसिमल के बाद ये 3 तक जाना चाहिए, 3 तक तो पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का आंसर 6 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। क्या बात समझ में आई आशुतोष? हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब आशुतोष कहेगा भैया आपने सॉल्व तो किया ही नहीं। बेटा सॉल्व करूंगा टाइम लगेगा, टाइम हमें लगाना ही नहीं है। क्यों, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा अगर तुम्हारा तो तुम्हें ऑप्शन लगाना है ना, तो तुम क्या करोगे, तुम सिर्फ डेसिमल से आगे वाला सॉल्व करोगे। डेसिमल के आगे वाला ना जनरली सॉल्व करना आसान होता है। अब जैसे गौरव ने कहा भैया बहुत मुश्किल आ गया, 19 आ गया, 19, 19 भी आसान है तुम्हारा, कम से कम डेसिमल के नीचे के पॉइंट तो बच गए। 19 का स्क्वायर करो, उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, ये पता चल गया 19 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, वो तो 100 की टर्म्स में चला गया। 6 में मल्टीप्लाई करा तो भी 100 की टर्म्स में रहा। ऐसे आ जाए 19 तो 20 का स्क्वायर कर लो, 400, 400 को 6 टाइम करो, कितना हुआ, 4 आ गया, है ना। तो 4 सिग्निफिकेंट तो डेसिमल से पहले हो गई। डेसिमल की बाद की सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ की जाती है, वो 3 की 3 ही रहेगी, और उसमें वो जोड़ दो। समझ में आया? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहता है।
लेट अस कंसीडर इक्वेशन हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच, जहां पर एम मास है, बी वेलोसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच हाइट। चेक करो कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। देखते हैं। ये हाफ एम बी स्क्वायर को एम जी एच के बराबर रखने को कह रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप पहले एलएचएस देखो। एलएचएस हाफ एम बी स्क्वायर और एलएचएस की डायमेंशन निकालो। हाफ यानी कि कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, मास की डायमेंशन m1, वेलोसिटी की l1 t माइनस 1 का स्क्वायर, तो डायमेंशन बनी m1 l2 ये एलएचएस। अब आरएचएस पकड़ लो। आरएचएस की डायमेंशन देखो एम जी एच। देखो एम जी एच में एम क्या है आपका मास, जी क्या है l1 t माइनस 2 और एच क्या है l1, तो बनेगा क्या m1 l2। ये तो मुझे डायमेंशनली करेक्ट लग रहा है। हाँ, और वैसे भी मैं जानता हूँ हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी होती है, और एनर्जी एनर्जी के बराबर भी होती है और कन्वर्ट भी होती है, कन्वर्टिबल होती है, ठीक है। ट्रांस एक काइंड से दूसरे काइंड में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। आगे अगली बात देखो, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय जूल। जूल कितना है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जी हम जानते हैं। वो कह रहा है जो जूल है ना आपका, वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। हाँ हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कहता है वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होती है, डायमेंशन, इन सब बातों को हम जानते हैं। नीचे दिए हुए फॉर्मूले ठीक है या नहीं, ये पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। देखते हैं क्या नीचे दिए। ये है के एम स्क्वायर डी क्यूब। देखो अब यहाँ पर के क्या है, के काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की मैं डायमेंशन जानता हूँ m1 l2 t माइनस, और आरएचएस में जो ये दिखाई दे रहा है मुझे मास, उसकी हो गई m1 का स्क्वायर यानी कि m2, और जो वेलोसिटी दिखाई दे रही है l1 t माइनस 1 का। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये बराबर है इसके, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो फॉर्मूला गलत है, डायमेंशनली ये फॉर्मूला रॉन्ग है। अच्छा ये फॉर्मूला मैं पहले से जानता हूँ, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, क्या काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एम ए होगा, नहीं, ए रॉन्ग, बी राइट, सी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू m1 l1 l2 t माइनस, और जो ये ma लिखा है ना, ये तो वैसे फोर्स होता है, इसको सॉल्व भी करूंगा तो आएगा m1 l1 t माइनस 2, ये भी गलत है। तो जिस बच्चे को फॉर्मूलाज याद है वो तो देख के बता देगा कि सही है कि गलत है। डी पार्ट, डी पार्ट है 3/16 एम बी स्क्वायर। अब देखो गलती किसकी निकलेगी, डायमेंशन की। काइनेटिक एनर्जी को कह रहा है वो 3/16 एम बी स्क्वायर, वो इस 3/16 को पढ़ना ही नहीं जानता। कौन पढ़ना नहीं जानता, डायमेंशन। डायमेंशन यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, वो छोड़ देता है। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन कितनी है, m1 l2, और यहाँ इनकी कितनी आएगी m1, और इसकी l1 t माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी, तो ये बराबर आ रही, ये फॉर्मूला ठीक है डी। ई फॉर्मूला देखते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर और एम ए। पहले मेरी बात सुनना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम ए, यही कह रहा है। अच्छा देखो, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या है, यानी कि एलएचएस की m1 l2 t माइनस, और मेरी आरएचएस क्या है एम बी स्क्वायर और एम ए। अब एम बी स्क्वायर की डायमेंशन देखना बेटा, m1 l1 t माइनस 1,
प्लस एम ए। अब देखो यहां पर आया M1L2T-2, क्या ये इसमें ऐड हो सकता है? अगर दो डायमेंशंस ऐड नहीं हो सकती तो वैसी फॉर्मूला गलत हो गया, ये जुड़ ही नहीं सकते। ये वाली साइड तो फिर भी मेरे को उसके बराबर लग रही है, ये नहीं है, ये वैसे ही फॉर्मूला गलत है। तो अलग डायमेंशन ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम कंसीडर करो। लो जी कर लेते हैं कंसीडर। इसमें एक बॉब होती है, इसमें एक बॉब होती है जो इस तरीके से ऑसिलेट करती है, और वो एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, उसे हम एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बात को समझो, जिस पे आके रुकती है उसकी हाइट होती है, वो हाइट है h। अब वो कहता है, और इस बॉब की लेंथ ले लेते हैं हम l, सॉरी स्ट्रिंग की, बॉब का मास ले लेते हैं m, और अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम ले लेते हैं g। वो कहता है कंसीडर करो एक सिंपल पेंडुलम जिसमें सारी बात मैंने बताई है वो है, सपोज दैट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास ऑफ बॉब। तो आप कहोगे जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। चलो ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पे कांस्टेंट आता है कि, ठीक। अब डायमेंशनली टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है m0 l0 t1, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, मास की डायमेंशन होती है m1, लेंथ की डायमेंशन होती है l1, g की डायमेंशन होती है l1 t-2। अब देखो यहां पर सबसे पहले कंपेयर करनी है डायमेंशन ऑफ मास, कंपेयर डायमेंशन ऑफ m, मास की डायमेंशन। तो यहां तो 0 है और यहां पर कितनी है? अब मेरी बात सुनना, 1 मल्टीप्लाई में a, और कहीं पे भी मास की डायमेंशन नहीं। पहले तुमने डायमेंशन किसकी कंपेयर करी? मास। अब देखो अब किसकी डायमेंशन कंपेयर कर रहे हैं? लेंथ। लेंथ यहाँ पे कितना है? 0। यहाँ पे कितना है? b प्लस c। फिर हमने कंपेयर करे डायमेंशन टाइम, टाइम कितना है? 1 इज इक्वल्स टू -2c। अब a की वैल्यू आ गई 0, b इज इक्वल टू c माइनस का वो भी, और नीचे से c की वैल्यू भी आ गई -हाफ। तो माइनस ऑफ -हाफ कितना बेटा? हाफ। और ये वैल्यू है एबीसी। अब इस एबीसी की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, t इज इक्वल्स टू a m l g। a की जगह 0, b की जगह पे हाफ और c की जगह पे -हाफ। तो t क्या बना? k किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, और किसी की पावर नेगेटिव होती है तो नीचे चला जाता है। आप हाफ को चाहो तो अंडर रूट लिख सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूमेरिकल करा था, उसमें यही वैल्यू हमने यूज की, बस k की जगह 2 पाई लिखा। डायमेंशन k को नहीं निकाल सकती, नहीं। हम डायमेंशन डी कांस्टेंट ड्राइव नहीं कर सकते, कांस्टेंट पता नहीं लगा सकते, ये डायमेंशन की लिमिटेशन है या उसकी कमी, ठीक है। यहाँ पर आपके लेसन नंबर 2 के एग्जाम्पल हुए समाप्त।